लोगों ने अपना भाव इतना गिरा लिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कुछ ज्यादा ही सपने दिखा रहे हैं? उन्होंने एक नया मुद्दा, नया एजेंडा उठाया है। अभी तक तो उन्होंने सही नब्ज पकड़ी हुई है। प्रशांत किशोर को एक तरह से वो वोट कटवा पार्टी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि वो कुछ नहीं करेंगे, वोट काटेंगे। तो रोजगार देने की बातें हर कोई करता है, नीतीश कुमार करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, बीजेपी भी करती है। प्रशांत किशोर उसमें नया क्या कर रहे हैं? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। ऐसी क्या नौबत आ गई होंगे मनीष कश्यप को लेना पड़ा अपनी टीम में? अब इस पे क्या कारण रहा था वो तो प्रशांत किशोर ही जानेंगे। पलायन की बात जो सरकार में नहीं होता है बिहार में, वो पलायन की बात शुरू कर देता है। प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे पर इतने ज्यादा सीरियस हैं, तो ब्लूप्रिंट कहाँ है? बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में जो जातियों का तिलिस्म है उसे तोड़ पाएंगे? बिहारी मतदाताओं के लिए अगर चुनाव में विकास कोई मुद्दा होता तो 2004 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार बाढ़ से नहीं हारते। वरना यही है कि नीतीश कुमार इधर आएंगे तो इसकी सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। नीतीश जी सबके हैं, प्रशांत किशोर किसके हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। बिहार में चुनावी बहार है, तो एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी सियासत में पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बार का बिहार चुनाव इतना आसान नहीं है। इस बार सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है जब प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है चुनावी मैदान में। देखिए, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इस बार डायरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक्टर के रूप में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। यानी कि इस बार कहानी पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने है, और जब पर्दे के सामने है तो कुछ ना कुछ तो बदलना जायज़ है। एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार जहां पर पुरानी पार्टियां या पुराने दल अपने वही पुराने ढर्रे जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पर प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा के माध्यम से एक नई राजनीतिक बहार निकाले हुए हैं। उनके राजनीतिक बहार का मुद्दा है बदलता बिहार, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकने का। अब ये मुद्दा बिहार में बहुत ज़्यादा देर तक टिक पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार हो या महागठबंधन की सरकार डरी हुई ज़रूर नज़र आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी का शो बिहार की बात। और बिहार की बात में आज बात होगी प्रशांत किशोर की, जिन्होंने बिहार की राजनीति में बड़े ही धमाकेदार एंट्री ली है। न्यूज़ रूम में इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक तरफ है हमारा वन इंडिया हिंदी के एडिटर केशव जी और दूसरी तरफ है वन इंडिया इंग्लिश के एडिटर पंकज मिश्रा जी। हम तीनों ही आपको इस शो में हमेशा दिखेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं केशव सर से बात करूँगी कि सर, इस बार प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में एंट्री मारे हैं, आपको क्या लगता है कितना बिहार की राजनीति समीकरण में बदलाव आएगा? इसकी शुरुआत मैं एक फ्रेज से करना चाहूँगा। दिल्ली में दूध का जला बिहार में छाछ भी फूंक कर पिएगा। जो एक नजीर पहले पेश हो चुकी है दिल्ली में, तो अब जब वैकल्पिक राजनीति की बात होगी तब जो राजनीति हमने दिल्ली में देखी थी, जो आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़के सरकार बनाने का कीर्तिमान उसने स्थापित किया था, और उसके बाद जिस तरह से लोगों का भरोसा उसमें घटता चला गया, यह एक बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी जब कोई इस तरह की बात करके चुनावी मैदान में आएगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रशांत किशोर अभी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के परिदृश्य में, यह बहुत आवश्यक भी है। जो पिछले 30 सालों से 35 सालों से जो सरकारें हैं वहाँ पर रोजगार के मुद्दे पर फिसड्डी साबित हुई है, शैक्षणिक सुधारों के मुद्दे पर भी फिसड्डी साबित हुई है। पलायन एक दर्द बन चुका है बिहारियों के लिए। देश प्रदेश के अलग अलग कोने में वो जाते हैं और वहाँ पर प्रायः अपमान का भी शिकार होते हैं। अपनी मेहनत के बल पर वो एक मकाम बनाने की कोशिश में जाते हैं और पिट कर आते हैं। एक बड़ा मुद्दा है जरूर, लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच सवाल यह भी है कि क्या बिहार का मतदाता प्रशांत किशोर जो सपने बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अभी जो हम अगर बोर्ड पे जो टंगा हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं, उससे हमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। प्रशांत किशोर ग्राउंड लेवल पर एक रिपल तो क्रिएट कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर की बात आज हम लोग इसीलिए स्टूडियो में भी कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे उनका कुछ ना कुछ जलवा जरूर है, लेकिन भीड़ बुलाना एक अलग बात है, राजनीतिक सभाओं में भीड़ का होना एक अलग बात है, और भीड़ का वोट में बदलना एक दूसरी बात है। और तीसरी बात और मैं इसमें ऐड करता हूं, वोट का भीड़ में बदलना एक और तीसरी बात है जो आज तक भारत में सिर्फ दो ही नेता कर पाए हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक मोदी जी। इन दोनों के जो वोटर्स हैं वो भीड़ में भी तब्दील होते हैं, जहां भी ये लोग जाते हैं उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है, जो इनके एकदम सेट वोटर्स होते हैं। तो यह बहुत बड़ा दांव प्रशांत किशोर खेलने जा रहे हैं बिहार में। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव अभी आसन्न है, अगले 2-3 महीने में तस्वीरें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। जैसे जैसे चुनाव की गहमा गहमी आगे बढ़ती है, किस तरह के उम्मीदवार वो उतारते हैं, उनका घोषणा पत्र क्या कहता है, अन्य जो गठबंधन हैं वो इस मोर्चे पे कहाँ हैं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बिहार की राजनीति में वर्षों नहीं दशकों से एक तीसरे मोर्चे की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि बीजेपी नहीं तो महागठबंधन की जो बाइनरी है उससे बिहारी मतदाताओं को निजात मिल सके। सर, सबसे बड़ा एक जो सर ने अभी बातचीत की उसमें मुझे एक, आपने दिल्ली के बारे में बात की, तो दिल्ली में सब जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल एक अलग मुद्दे के साथ निकले थे जी। लेकिन जब बात बिहार की होती है तो दिल्ली और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली थोड़ा शहरी राजनीति पे चलता है और पीके की जो राजनीतिक रणनीति है वो कहीं ना कहीं शहरी ही है, क्योंकि वो विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। और बिहार में जहाँ तक ये किसी से अछूता नहीं रहा है कि बिहार की राजनीति जाति पर चलती है। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही सपने दिखा रहे हैं एक शहरी राजनीति की तरफ? क्योंकि बिहार जैसे राज्य में तो इस पे अमल करना थोड़ा मुश्किल है। जी देखिए, जातीय समीकरण जो है बिहार में हमेशा से रहे हैं, लेकिन जब हम एक बदलते बिहार, बदलते भारत और बदलते देश के परिदृश्य की परिकल्पना करते हैं तो उसमें क्या बदलता है? एक्चुअली लोगों की सोच बदलती है, लोगों की अधिकार बदलते हैं, लोगों की इच्छाएं बदलती हैं कि मुझे आज इससे उठना होगा। मुझे सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं बल्कि ये भी देखना है कि पुल बन रहे हैं कि नहीं, स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं, कॉलेज मिल रहे हैं कि नहीं, या रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थोड़ा अर्बन रूरल डिवाइड है अगर हम दिल्ली और बिहार की बात करें तो, या फिर आप छोड़ दीजिए दिल्ली, आप पटना और उसके आसपास के शहरी इलाके और फिर आप सीधा हिंटरलैंड में चले जाइए बिहार में। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आरा वारा में भी अगर आप देखें तो उस तरह की बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन हर एक इंसान जो बिहार में रह रहा है, जो बाढ़ग्रस्त है, जो बाढ़ से प्रताड़ित है, वो चाहता है कि बेहतर होता कि हम पटना में रहते, बेहतर होता कि हम समस्तीपुर में रहते, मुजफ्फरपुर में रहते, जो थोड़े से विकसित इलाके माने जाते हैं बिहार में। तो प्रशांत किशोर, मैं नहीं कहूँगा कि लोगों को गलत सपने दिखा रहे हैं। उन्होंने एक नया मुद्दा, नया एजेंडा उठाया है जिस पर गाहे बगाहे सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक बार आती हैं, चाहे वो यादव का दबदबा कह लीजिए, तेजस्वी सरकार हो या फिर नीतीश कुमार। वो हमेशा बात ज़रूर करते हैं कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे और हम आपको नई नई सुविधाएं ला कर देंगे। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पहले भी अपनाया था। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने मदद की है टू टाइड ओवर द क्राइसिस, कैसे वो सत्ता में बने, कैसे वो जीत कर आए। तो प्रशांत किशोर, मुझे लगता है अभी तक तो उन्होंने सही नब्ज पकड़ी हुई है। आने वाले टाइम पर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से उन पर आक्षेप लगाती हैं, कितना वो अपने आप को स्पष्ट रूप से साबित कर पाते हैं, उस पर देखना होगा। रहा सवाल बिहार की जनता के वोट देने के पैटर्न्स में बदलाव का, मुझे लगता है जैसा केशव जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार और लालू राज जो रहा 20 साल से और उसके पहले पिछला 20 साल और, तो इट जस्ट मेक्स मोर सेंस कि अगर बिहार के लोग अपने भविष्य को की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो एक बार सरकार बदल कर देखने में भी कोई बुराई नहीं होगी, स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ। लेकिन सर एक चीज़ ये बताइए कि अभी आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत सही नब्ज पकड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकते तो नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि मनीष कश्यप भी उनके टीम में शामिल हो गए हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनीष कश्यप की क्या एक इमेज है वो हम सब जानते हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ गई उनको मनीष कश्यप को लेना पड़ा अपनी टीम में? बिल्कुल, देखिए ये तो बेस्ट कारण तो उन्हीं को पता होगा कि उन्होंने मनीष कश्यप को क्यों अपने शरण में लिया, अपनी पार्टी में ली। लेकिन
राजनीतिक गलियारों में अक्सर हमने ऐसा देखा है कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही है कि वो कोई कंट्रोवर्शियल नाम उनके साथ आकर जुड़ जाता है। जैसे कि कहावत है कि सीजर्स की वाइफ, सीजर की जो जूलियस सीजर की पत्नी की तरह आपको किसी भी डाउट या सस्पेशन से ऊपर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये दावा कर सकती है। अब इसमें क्या कारण रहा था वो तो प्रशांत किशोर ही जानेंगे, लेकिन जहाँ तक उनके भटकने का सवाल है तो अभी चूंकि उन्होंने कहा भी जब उनको सिक्योरिटी देने की बात हुई कि आप पर्सनल सिक्योरिटी लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे आरा में थे वो कल शायद, उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अगर बिहार का युवा बिना सिक्योरिटी के घूम सकता है तो मैं भी घूम सकता हूँ। अब ये एक अलग ही चैलेंज उन्होंने दे दिया बिहार की सरकार को कि अगर युवाओं पर चोट होती है तो फिर उन पर भी चोट होती है, इस तरह से करके। तो मुझे लगता है अभी वो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग सरकार है राज्य में और केंद्र में जो बीजेपी सरकार है, कह रहे हैं वो कि बिहार में से बाहुबली चुनाव नहीं लड़ेंगे, आम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये बातें बिल्कुल, वो जो बातें कह रहे हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। केशव जी ने तो खैर इसको काफी कवर भी किया होगा, केशव जी की किस तरह से बिहार में एक्सपेरिमेंट के नाम पर बहुत कुछ हुआ। आपके पास कई ऐसे भी कंटेस्टेंट्स रहे, कैंडिडेट रहे जो बाहर से, विदेश से आकर भी, पुष्पम प्रिया जहां तक मुझे लगता है वो आकर उन्होंने वहां चुनाव लड़ा, कई और भी प्रतिभागियों ने वहां पर चुनाव लड़ा था। तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर चलता रहता है, लेकिन बिहार की अंडरबेली जो वो किस तरह से वोट करती है, अगर वो जातिगत समीकरण पर अभी भी कर रही है, तो मुझे लगता है फिर बिहार में जो एक विकास का जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है। तब या तो लोग ही वहां नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 20 साल नीतीश कुमार का भी राज देख लिया, उससे पहले के 20 साल उन्होंने लालू जी का भी राज देखा था, और दोनों में कुछ खास फर्क होता वो नजर नहीं आ रहा है। सुशासन की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो अभी जो पिछले एक हफ्ते में हुआ है, पिछले 15 दिनों में, वो बिहार में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, एक तरह से पोल ही खोल रहा है, जो एक पोल खोल रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव के समय में ऐसी उम्मीदें होती हैं, ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक वेलकम चेंज अगर होता है किसी भी फॉर्म में, तो अभी सबसे बड़े दावेदार जो हैं वो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं। इन्होंने मतलब थोड़ी बहुत तो मैं भी मानती हूँ कि अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार में एंट्री मारी है और जिस तरीके से वो युवाओं को एक लालसा दे रहे हैं, एक सपने बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं और लोग उनको शायद एक्सेप्ट भी करें। लेकिन सर, जन स्वराज पार्टी या यूँ कहें कि प्रशांत किशोर को एक तरह से वो वोट कटवा पार्टी के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि वो कुछ नहीं करेंगे, वोट काटेंगे। तो अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो किसका वोट कटेगा? इंडिया गठबंधन का या एनडीए का? पहले प्रशांत किशोर की राजनीति को समझिए, वो किस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, बिहार के अन्य राजनीतिक दल क्या यही बातें नहीं कहते हैं? अभी देखिए, ताबड़तोड़ नीतीश कुमार की सरकार वैकेंसीज निकाल रही है, लाइब्रेरियन की, कांस्टेबल की, शिक्षकों की, सारी भर्तियां हो रही है। रोजगार की बातें ये भी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने 9 लाख रोजगार देने की बात कही थी, और एनडीए में नीतीश कुमार के सहयोगी बीजेपी ने 2 लाख रोजगार देने की बात कही थी। तो रोजगार देने की बातें हर कोई करता है, नीतीश कुमार करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, बीजेपी भी करती है। प्रशांत किशोर उसमें नया क्या कर रहे हैं? रोजगार की बात, पलायन की बात, जो सरकार में नहीं होता है बिहार में, वो पलायन की बात शुरू कर देता है। बिहार में पलायन आज की समस्या नहीं है। आप देखेंगे तो दिल्ली में दूसरी तीसरी पीढ़ी बिहारियों की बस रही है, जो आज भी दिहाड़ी मजदूरी पर टिके हुए हैं। ये जब दूसरी तीसरी पीढ़ी है तो किस समय में, किसके शासनकाल में बिहार से इनका पलायन हो गया होगा, यह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। पलायन एक वैसा ही सीजनल मुद्दा है, लोग आएंगे, बोलेंगे इस पर। अगर प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे पर इतने ज़्यादा सीरियस हैं तो ब्लूप्रिंट कहाँ है? 2 सालों से वो पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि छठ के बाद से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर की मतलब ये तो क्या कह सकते हैं, ये हाइपरबोल है या ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता हाँ, है। इतने अचानक से क्या ऐसा कौन सा वो जादू कह रहे हैं कि निकालेंगे? छठ के टाइम पे जो युवा आएंगे, वो उसमें तो कोई वापस नहीं जाएगा। हाँ। तो मतलब जो सत्ता में आ भी गए, मान लीजिए प्रशांत किशोर आ भी जाते हैं, तो रोक पाएंगे क्या वो एक दिन में? वही अजीब सी स्थिति है। ये एक फिल्मी डायलॉग की तरह लग रहा है। छठ में जो आएगा वो वापस नहीं जा पाएगा। तो छठ से पहले क्या कर दे रहे हैं बिहार में?
उनके पुनर्वास को लेकर इनकी क्या योजना है। हाँ, वो कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो बेहतर जीवन के लिए जाते हैं, वो ठीक है, वो जाएंगे, लेकिन जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड के समय जो हुआ था, मान लीजिए। बिल्कुल जी। तो जैसे अगर उनका इशारा हो मनरेगा मजदूरी की तरफ, तो वो तो आज भी चल रहा है। जी, जी। मनरेगा की मजदूरी लोग कमा रहे हैं, लेकिन उससे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है? और सर तमाम तो सारे सवाल कि हैं। बिहार में जो वो बात कह रहे हैं वो इतना पॉसिबल नजर भी तो नहीं आ रहा है ना। एग्जैक्टली, तो मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूं कि उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है। लेकिन इसमें देखिए, मैं एक चीज रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इसमें फिर हमें तब ये भी देखना पड़ेगा कि आरजेडी क्या कह रही है और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है, लेकिन जो अलग हैं उसमें भी फिर वो भी लुभावने सपने ही लगते हैं। वो अगर हम इसको जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि वो अनबिलीवेबल सपने दिखा रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी हो गए या नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, अभी जिन चीज़ों का वो दावा कर रहे हैं, आप अचानक से नौकरियों की दौड़ लगी, तो फिर उसमें उन्होंने भर्तियां करनी शुरू कर दी, वो सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। सबको पता है कि बिजली भी फ्री कर दिया है। अब ये सब चीज़ें अगर करना शुरू करें तब तो फिर ऐसा लगता है कि सभी स्टिकी ग्राउंड पर ही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर रहेगा कि बिहार, केशव जी और पूजा, जो चुनावी घटनाक्रम, जो पूरा का पूरा वहां पर चुनाव का जो एक मैजिक कह लें, वो जो होता है वो सबसे अलग होता है देश में। उसके अपने कुछ कारण हैं। चुनाव में कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ नया भी होता है। और हाँ, जो पंकज जी कह रहे थे अभी कि पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुए थे तो पुष्पम प्रिया नाम की एक नेत्री ओवरनाइट उभरती हैं, अखबारों में फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एड्स आते हैं और वो अपने आप को अगला चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं। और आलम यह होता है जब चुनावों के परिणाम आते हैं तो उनको उतने भी वोट नहीं मिलते हैं जितने कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे थे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रशांत किशोर से लोगों की उम्मीद नहीं है, मैं फिर से अंडरलाइन करके कहता हूं कि बिहार के लिए तीसरे मोर्चे की जरूरत बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन देखना यह होगा क्या प्रशांत किशोर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। रहा वोट काटने की बात कि किसका वोट प्रशांत किशोर काटते हैं, तो मुझे तो लगता है कि प्रशांत किशोर किसी का वोट नहीं काटने वाले हैं। जो कुछ फ्लोटिंग वोट्स होते हैं बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो 20% मतदाता अंत में जाकर डिसाइड करते हैं किसे वोट देना है। जो ये इंडिसिसिव वोटर्स हैं उसमें से 2% मतदाता हो सकता है प्रशांत किशोर की बातों पर भरोसा करे, उन्हें वोट दे। अदरवाइज जो समर्पित मतदाता हैं, जैसे सवर्ण और बनिया, जो समझा जाता है बिहार में बीजेपी का मतदाता वर्ग है, उसके वोट में मुझे नहीं लगता है कि 0.1% की भी कटौती प्रशांत किशोर कर पाएंगे। जैसे मुस्लिम यादव महागठबंधन और टू बी प्रिसाइज आरजेडी के वोटर्स हैं, उसमें से कोई वोट शायद ही प्रशांत किशोर ले पाएंगे। बस कुल मिलाकर यही है कि अंत में जो कुछ मतदाता निर्धारित नहीं कर पाते हैं उन्हें कहाँ जाना है, ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनका कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर के पास हो सकता है कि चला जाए। सर, एक चीज़ जो सबके मन में है, सबकी दिलचस्पी भी है ये जानने में कि जन स्वराज पार्टी का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बज चल रहा है, प्रशांत किशोर की एक जो वीडियोस आ रहे हैं या जो उनकी बातचीत हो रही है वो लाखों में जा रही है, तो वो जो सोशल मीडिया के व्यूज़ हैं या जो व्यूवर्स हैं वो उनके लिए किस तरीके से लकी साबित होंगे? ये सोशल मीडिया पे कौन से व्यूवर्स हैं, यूजर्स हैं पता है? वो हमारे जैसे बिहारी हैं जो बिहार से कोसों दूर हैं, वर्षों से बिहार गए नहीं हैं सिवाय छठ के। छठ पूजा में एक बार बिहार जाकर के अपने बिहारी होने का सर्टिफिकेट रिन्यू करा लेते हैं। ये वही लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बज़ क्रिएट करते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता है, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और अगर देखें पिछले 2 सालों में किसी भी अन्य राजनेता से कहीं अधिक बहुत ज़्यादा प्रशांत किशोर एक्टिव रहे हैं ग्राउंड पे, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी से कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता हो, या महागठबंधन से आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, वामपंथी पार्टियां तमाम जो भी हैं, किसी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उनकी पकड़ होनी स्वाभाविक है। लेकिन सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में जो जातियों का तिलिस्म है उसे तोड़ पाएंगे? हाँ, जातियों का जो जाल है, क्योंकि बिहार का एक सबसे बड़ा चुनावी समीकरण जाति ही है, तो जातियों के जाल से अपने आप को कैसे बचाएंगे पीके?
देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने इस को जरूर डिकोड कर दिया होगा अभी तक, तभी वो चुनावी मैदान में उतरे भी थे। और अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है। जब चीजें ठंडी पड़ी हुई थी 2023 या 24 में, मुझे लगता है 23 में 2023 में उन्होंने कह दिया। उन्होंने पूर्वी चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी अपने पैदल यात्रा की, और शायद 2 अक्टूबर को ही किया था। महात्मा गांधी का जुड़ाव भी पूर्वी चंपारण के साथ था। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर ही ये किया होगा। ये वी हैव अ मैन हियर जिसने कई पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग टीएमसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी, मुझे लगता है उन्होंने उनको गाइड भी किया है, उन पार्टियों को, उनको स्ट्रेटजीज बना कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरणों का खेल तो ये करना जानते होंगे। साथ ही साथ ये मैदान में अभी उतरे जरूर है, लेकिन हैं ये भी ठेठ बिहारी, तो ये अलग नहीं रहे हैं कभी बिहार की राजनीति से। इन्होंने काफी नजदीक से देखा है। एक तो वो चीज है। दूसरा ये चीज हमें ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर किन मुद्दों को उठा रहे हैं। ये बहुत देखने वाली बात होगी। वो जातिगत समीकरणों से भी बचते चल रहे हैं। वो हमेशा, जैसा हमने बार बार यहाँ पर दोहराया भी है, कि वो एजुकेशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी 9वीं फेल है। एक प्राइवेट चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा वो अगर अभी भी चैलेंज करते हैं कि अगर वो पास करके दिखा लेते हैं तो मैं चुनाव से हाँ, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर प्रशांत किशोर को कोई सर्टिफिकेट देना है तेजस्वी को, लेकिन वो लोगों में उस विचारधारा को जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शिक्षित नेता चुनिए, आप पढ़े लिखे नेता चुनिए, जिनमें खासकर वो खुद भी शामिल हैं। तो एजुकेशन पर है, उस सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो मदिरापान जो शराब की वहाँ बिक्री है उसकी शुरुआत करने की बात हो रही है, पलायन की बात कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें ट्रेडिशनली जहाँ जहाँ रैली हो रही है या जहाँ जहाँ भी तेजस्वी मिलने जा रहे हैं, वो ज़्यादातर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड बेल्ट से जहाँ पर यादव और मुस्लिम कम्युनिटी का दबदबा होता है। तो कहीं ना कहीं चूंकि सरकार के बाहर हैं अभी तेजस्वी यादव, इसलिए वो अपने जातिगत समीकरण पर काम कर रहे हैं। रहा सवाल चीफ मिनिस्टर का, नीतीश कुमार का, जेडीयू का, तो वो अभी ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ इनॉग्रेट कर रहे हैं अचानक से। और प्रधानमंत्री भी वहां भी गए थे और बहुत कई हजार करोड़, लाख करोड़ रुपए की सौगात भी दी गई है बिहार को। मुझे लगता है अगर बिहार की जनता इस पूरे के पूरे ढांचे के से देख पाएगी तो प्रशांत किशोर एक अच्छा चैलेंजर साबित हो सकते हैं, इफ नॉट द किंग मेकर। सर, अगर आपने कहा कि अगर वो किंग मेकर नहीं बनते हैं तो एक चैलेंजर हो सकते हैं, तो एक चीज़ ये भी है कि सारी पार्टियों के पास एक अपना चेहरा है। जेडीयू को देखते हैं तो नीतीश कुमार है, या एनडीए को देखते हैं तो नीतीश कुमार है। मोदी जी भी कई बार जा चुके हैं बिहार में, 6ठी बार गए थे इस बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद से आरजेडी के पास भी एक उनका अपना चेहरा है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास उनके अलावा कोई तो चेहरा ही नहीं है। ये कभी कभार अच्छा भी होता है। इफ यू डोंट हैव एनी पास्ट, वो हो सकता है बेहतर हो, क्योंकि आपका पास्ट कभी कभार आपको हॉन्ट करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन जनता भरोसा करेगी सिर्फ उन पे। देखिए, तभी वो इतने ज्यादा, तभी उन्होंने 2 साल पहले जनता से जुड़ने के लिए ये पदयात्रा शुरू की। तभी वो, आप देखिए कितनी ठेठ भाषा में वो बातचीत करते हैं, बिना सिक्योरिटी के चलते हैं, गमछा टांगे रहते हैं, बाल उनके एकदम बिहारियों का एक पसंदीदा लुक भी होता है। बिल्कुल, वो ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं इतने साल बाहर रहा और शहरों में रह के काम किया, आज मैं अगर बिहार लौटा हूं तो मैं तन मन धन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट, क्योंकि पुष्पम प्रिया वाला केस इनके साथ शायद नहीं होगा, जमानत जब्ती वाली बात नहीं आएगी इनके साथ, क्योंकि ये फिर भी जो है थोड़े कनेक्टेड हैं और अपने हाव भाव, चाल ढाल से और अपनी बातों से ऐसा लगता है कि बिहार के लिए चिंतित। नहीं, प्रशांत किशोर की वो मजबूरी भी है। सॉरी, मैं आपके बिना क्वेश्चन पूछे ही मैं बीच में चिप इन कर गया। उसमें ऐसा भी समझिए कि आरजेडी के लोगों ने प्रशांत किशोर को क्या कहना शुरू किया था, प्रशांत किशोर पांडे उनके, तो उनको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। आखिर किसकी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जातिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं, या उनको एस्टेब्लिश भी करना है। पंकज जी जो बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने अभी तक डिकोड कर लिया होगा कि उन्हें करना क्या है। जरूर प्रशांत किशोर ने डिकोड किया है, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हाँ, बिहार के मतदाता और फॉर दैट मैटर एनी स्टेट, किसी भी राज्य के मतदाता जातिवादी फैक्टर पर वोट करते हैं, कास्ट फैक्टर पर वोट करते हैं। लेकिन इसी देश में इतिहास रहा है जब तमाम एकदम स्वीप हो गया। जैसे उन्होंने ही उदाहरण दिया है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर का ही एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस क्लीन स्वीप कर गई थी जी। तमाम जो फैक्टर्स थे वो ध्वस्त हो गए थे, केवल इंदिरा कार्ड चला था। राजीव गांधी की सरकार बनी थी, केंद्र में अपार बहुमत से बनी थी। वो उसको कहते हैं कि एक संवेदना की लहर। जी जी जी, संवेदना की लहर।
दूसरी बार 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनती है, 84 में ये जीतते हैं अपार बहुमत के साथ और 89 में बदल जाता है। वो बोलते हैं नैरेटिव की जीत। और तीसरी बार 2014 में, जबकि बिहार में मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर थी उस समय में, क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलायंस था, नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए थे, फिर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है देश भर में भी और बिहार में भी। उसको प्रशांत किशोर कहते हैं व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की लहर, मोदी की लहर। तो चुनाव में कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, जो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई संवेदना का फैक्टर होगा, कहीं पर नैरेटिव का फैक्टर होगा, कहीं पर व्यक्ति का फैक्टर होगा। क्या इस चुनाव में प्रशांत किशोर उसी तरह का कोई लार्जर देन लाइफ फैक्टर क्रिएट कर पा रहे हैं, यह भी देखना होगा। जो नैरेटिव वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार से पलायन हो रहा है, तो ये नया नैरेटिव नहीं है। ये नैरेटिव पिछले 4-5 चुनावों से नहीं, पिछले 4-5 चुनावों से लगातार दोहराता जा रहा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, ये नैरेटिव्स चल ही नहीं रहे हैं वहां पर। ये अगर इस नैरेटिव की बात है तो सारे लोग इसकी बात करते हैं, तो फिर उनको जो अपना लगेगा उसी को वोट देंगे। फिलहाल इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ये नैरेटिव सक्सेसफुली इम्प्लांट कर पा रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, अभी 3-4 महीने का वक्त है, रातों रात पासा पलट जाता है चुनाव में। और ये तो विधानसभा का चुनाव है, केवल एक राज्य का चुनाव है, चीजें बदल सकती है। लेकिन अभी जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। मैं भी एक बिहारी के तौर पर सुनता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितना ही अच्छा हो कि दरभंगा में आईटी पार्क बने और हम सब लोग वहां चले जाएं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसको एनालाइज करते हैं, क्या हो सकता है, दरभंगा में हर साल बाढ़ आती है, पहले बाढ़ रोकने का तो प्रबंध करें, वरना साल के 4 महीने तो आईटी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। वहाँ जो डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वह पानी में डूबा रहता है 3 महीने तक, वहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है। उसकी क्या व्यवस्था करेंगे? आईटी पार्क तो बाद में बना है, पहले बाढ़ से मुक्ति की व्यवस्था कर ली जाए। और सर, जो आपने कहा कि जो आईटी पार्क अगर आधे महीने में बाढ़ में डूबा रहेगा, तो मैंने पहले भी एक लाइन बहुत क्लियर की थी कि वो प्रशांत किशोर जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, वो शहरी राजनीति है। बिहार जैसे राज्य में इतना संभव नहीं है ये। नहीं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। प्रशांत किशोर जिसकी बात कर रहे हैं वह शहरी राजनीति की बात कहाँ कर रहे हैं। वो अगर पलायन की बात कर रहे हैं तो पटना में तो आज भी लोग रह रहे हैं, लेकिन गौरीचक में कितने लोग रहते हैं? गौरीचक शायद आपको पता भी नहीं हो, पटना के पास का एक गांव है ना। दरभंगा में तो लोग आज भी लोग रह रहे हैं, लेकिन श्रीपुर में कितने लोग रह रहे हैं? दरभंगा से मुश्किल से 10 किलोमीटर के दूर पर एक गाँव है श्रीपुर, नहीं रहते हैं लोग। सहरसा में लोग रह रहे हैं, लेकिन बिहरा में नहीं रह रहे हैं। बिहरा सहरसा के पास का एक गांव है। शहरी बात नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन गांव से होता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी गांव में है। शहर में तो पानीपुरी के ठेले भी लगाए जाते हैं, चूड़ी बेचने वाला भी अच्छी आजीविका कमा लेता है, गांव में नहीं है वो चीज। तो प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि बिहार का मतदाता सबसे ज्यादा ग्रामीण वर्ग से आता है, तो उसको निराश नहीं कर सकते हैं। वो वही बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जो मतदाता वर्ग है उसको हिट करे। तो ये अर्बन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात है। वो क्या सुशासन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, सुशिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सब गांव में ज्यादा जरूरी है। वहां पर ये चीज है ही नहीं। शहरों में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन गांव में नहीं। तो एक चीज, माफ कीजिएगा मैंने रोका आपको सर, एक चीज ये भी तो है ना कि वो जो आपने कहा कि वो ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता विकास के बल पे वोट दे, चुनाव मतलब वो शिक्षा के वोट पे वोट दे। बिल्कुल, मैं एकदम, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं दरअसल उसको कंप्लीट करता हूं कि बिहारियों के लिए, बिहारी मतदाताओं के लिए, माफ कीजिएगा मैं र्यूड नहीं होना चाहता हूं, बिहारी मतदाताओं के लिए अगर चुनाव में विकास कोई मुद्दा होता तो 2004 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार बाढ़ से नहीं हारते। नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष की बाढ़ ने बनाई है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो बाद में आए हैं। बाढ़ में बतौर सांसद जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं वह अवर्णनीय है। जब बिहार की तमाम सड़कें टूटी हुई थी, बाढ़ की सड़कें चमचमा रही थी, हरनौत में वो रेल चक्का फैक्ट्री लाते हैं, पावर ग्रिड लाते हैं बाढ़ में। तो बाढ़ के लिए जितना नीतीश कुमार ने आज तक किया है, 2004 तक बिहार में
उससे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। विकास मुद्दा होता तो इंडिया शाइनिंग वाली सरकार दोबारा आती भारत में भी, और खासकर बिहार के सेंस में मैं फिर से कह रहा हूं कि बिहार के चुनावों में विकास बहुत छोटा सा मुद्दा रहता है, वह सभाओं का मुद्दा होता है, वह पैम्पलेट पर लिखने का मुद्दा होता है। मतदान का मुद्दा विकास बहुत ही कम रहता है। मतदान का मेन मुद्दा जाति ही होती है। किसी भी राज्य में और भी लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो ये फ्री राशन मिलता है उस पर वोट मिलते हैं, जो ये 1100 रुपए की पेंशन नीतीश कुमार ने देने की घोषणा की है, वो वोटोरू यंत्र है। ये सब ऐसे टूल्स हैं जिससे वोट खींचे जा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर सड़कें अच्छी बनवा दें, इस पर वोट मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और फिर मैं दोबारा इस बात को कहता हूं, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी के परामर्शी थे ये प्रशांत किशोर, और इन्होंने सलाह दी थी कि आरजेडी और जेडीयू को मिल जाना चाहिए। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन उस चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी कौन थी? आरजेडी थी। क्या आरजेडी का विकास से कोई संबंध है? अगर आप आरजेडी के तमाम कार्यकाल का विश्लेषण करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से देखिए बिहार में विकास का मुद्दा चुनाव में कहां ठहरता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतदाता प्रशांत किशोर की बातों में इतनी आसानी से आ जाएंगे, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाली बात है कि अब बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश का जो दौर है लगभग खत्म हो चुका है। अब वहाँ पे जो मुख्य रूप से उभर रहे हैं वो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, और एक तीसरे भूमिका में जो सबसे एकदम स्पष्ट छवि के तौर पे जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रहे हैं वो प्रशांत किशोर है। चिराग पासवान दलित और महादलित वर्गों के तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो MY समीकरण किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर इन सब से हटके वो विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और उसी के बलबूते वो चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में अगर 10 सीटों पर भी आते हैं, और अगर वो किंग नहीं बनते हैं, किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो वो किसको किंग बनाएंगे? सवाल मेरा था पंकज सर से कि अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो किसको किंग बनाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है वैसे, कि किंग मेकर की भूमिका में किसकी आप मदद करते हैं। अभी प्रशांत किशोर ने एक तरीके से तो अपना एक स्पष्ट और अलग छवि बनाने के लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों से दूरी बनाए रखी है, और वो तीनों पर अपना निशाना साध रहे हैं। पोस्ट पोल अलायंस किस तरह का होता है, हम ये बात भारतीय राजनीति में नई नहीं होगी जब एक धुर विरोधी पार्टी भी समर्थन कर देती है किसी पार्टी का जिससे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, ज़्यादा सीट मिले होते हैं, वो कहती हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए, फॉर द लार्जर गुड, हम साथ में आ रहे हैं। ये तो पूजा एक तरीके से चुनाव के बाद ही फैसला लिया जा सकेगा। जो केशव जी ने जो बात कही, और आपके सवाल से मुझे यही लगता है कि बिहार की जो परिस्थिति अभी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो उसका पैमाना बदलता रहता है। अगर हम बिहार के बाहर से बिहार को देखते हैं तो हमें कोई चीज़ें उसमें कमी नज़र आती हैं, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो अन्य राज्यों के साथ, अन्य शहरों के साथ होता है। बिहार का जो युवा है, जो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया या स्वेच्छा से बाहर नहीं आया है, वो वहाँ खुद करना चाहता है, खुद कुछ काम करना चाहता है, उसका पैमाना अलग होता है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, तो उसको वो अधिकार मिले, उसको वो अवसर मिले, इसको सुनिश्चित करना काम होना चाहिए भारतीय राजनेताओं का, बिहार के राजनेताओं का। और वो न मिलने या फिर न मांगे जाने की स्थिति में तब दोनों ही राजनीतिक नेता भी और वहां के लोग भी जिम्मेदार हो जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सॉरी पूजा, आपका जो क्वेश्चन था पंकज जी से कि बिहार हमारे दिल के काफी नजदीक है, अगर किंग मेकर बनते हैं तो किसके साथ जाएंगे? पहली बात तो पंकज जी कह रहे थे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, मैं तो इसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कह रहा हूँ, देखना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए कि प्रशांत किशोर के साथ कौन से लोग जुड़े हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के अध्यक्ष हैं उदय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे हैं। किसके साथ उनकी निकटता हो सकती है? आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के साथ थे कभी, फिर बाहर जाते हैं, फिर भाजपा में आते हैं, भाजपा से निकल के अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर वहां जाते हैं। मनीष कश्यप भाजपा में थे, अभी वहां जाते हैं। जनसुराज के साथ। तो आप ये देखिए जो उनका कुनबा है
वह किन रोड़े पत्थरों से बना है और फिर जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जा सकता है। मैं संकेतों में ही कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक होंगे इस बात को समझ रहे होंगे कि प्रशांत किशोर के लिए कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, तो रेडी प्रोडक्ट किस मार्केट में जाएगा, यह समझने की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में एटलीस्ट प्रशांत किशोर उतनी बड़ी भूमिका में होंगे, लेकिन मैं यह मनाता भी हूं कि प्रशांत किशोर उतनी बड़ी भूमिका में हों, यह बिहार के हित में होगा। कोई बार्गेनिंग पावर तो आखिर होना चाहिए ना, वरना यही है कि नीतीश कुमार इधर आएंगे तो इसकी सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। नीतीश जी सबके हैं, प्रशांत किशोर किसके हैं आने वाले समय में पता चलेगा। इस बार प्रशांत किशोर किसके साथ होंगे, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि नीतीश कुमार तो सबने देखा है किसके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर किसके बनेंगे ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा और ये मुद्दा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप देख रहे थे हमारे साथ बिहार की बात और आज हमने बात की प्रशांत किशोर की राजनीति पर, उनके मुद्दों पर, और आने वाले दिनों में हम ऐसी ही बातें करेंगे बिहार चुनाव तक। अगर आपके पास कोई मुद्दा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आने वाले दिनों में हम किन मुद्दों पर बात करें और हमारी चर्चाएं, हमारे विश्लेषण आप तक पहुंचे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.